गुड इवनिंग बच्चों। सो आज हम अटेंटिव हो जाओ बच्चों, आप लोग सब। आज हम जो है मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट 3। तो बच्चों जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको सेपरेशन के कुछ मेथड्स बताए थे कि अगर कोई मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जिस चीज से मिक्सचर बना हुआ है उनको सेपरेट करना है, तो क्या क्या मेथड्स थे। तो हमने कुछ मेथड्स देखे थे, फिजिकल मेथड्स थे। किसी को इवेपोरेट करना है, किसी को फिल्टर करके करना है, या सेपरेटिंग फनल से करना है ना। सो आज हम एक और बचा मेथड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों पहले हम देखते हैं कि आपने अभी जब कोरोना के टाइम पे जब सेकंड वेव आई थी तो न्यूज में बहुत आता था ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन आए चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बच्चों ऑक्सीजन आती कहाँ से है? तो ये ऑक्सीजन हमको मिलती है एयर से, कोई बनाता नहीं है ऑक्सीजन। एयर में जो ऑक्सीजन है, जो हम भी सांस लेते हैं तो यूज करते हैं, तो एयर में आपको मालूम है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कुछ कुछ गैसेज होती है। तो जो एयर में ऑक्सीजन है वो हम इकट्ठा करके और वो हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, या जहां भी जरूरत है वहां भेजते हैं। अब ये है कि वो कैसे इकट्ठा करते हैं और हम क्या चीज, कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, सो थोड़ा सा हम इसके बारे में अभी आपको बताता हूं। सो बच्चों देखो, एयर में मोस्टली 3 मेजर होते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ये 3 गैस होती हैं। स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? बच्चों स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस सर। ओके। सो ये 3 मेनली एयर में जो मिक्सचर होता है गैसेस का, तो उसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, और भी छोटी छोटी कुछ कुछ गैसेस कम कम होती हैं, बहुत कम होती है उनकी क्वांटिटी, पर मेजर यही 3 होती हैं। तो ऑक्सीजन का बच्चों देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? -183। आर्गन का होता है -186 और नाइट्रोजन का होता है -196। ठीक है। और परसेंटेज कितना होता है एयर में? 20.9, मतलब रफली 21% ऑक्सीजन होती है एयर में। आर्गन जो है 0.9, मतलब 0.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1%। और नाइट्रोजन 78%। तो यही तीनों आप जोड़ोगे तो रफली 100 हो जाता है। सो ये 3 चीजें मेनली होती हैं। तो हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमको आर्गन और नाइट्रोजन को हटाने का कुछ प्रोसीजर देखना पड़ेगा, कोई मेथड देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम ऑक्सीजन को ले लेंगे। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका याद है? ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का? पहले कौन कौन बॉयल होगा? -183 है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या बॉयल होगा? माइनस ऑक्सीजन। तो -183 ज्यादा होगा, -196 ज्यादा होगा? तो -183 ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन -196, है ना? होगा ना? सो अब देखते हैं। अब बच्चों ये जो है ना एयर है हमारे पास, जो बाहर एटमॉस्फेयर में है, वो फिल्टर, ये देखो एक फिल्टर लगा दिया ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हट जाए, और फिल्टर से डस्ट पार्टिकल निकल गए तो ये एयर अंदर आ गई। अब एयर को, आपको मालूम है एयर को हम लिक्विफाइड कैसे कर सकते हैं? एयर को लिक्विफाई करना होता है, टू लिक्विड बनाना हो एयर का, टू लिक्विफाई एयर, हम क्या करते हैं? हमको या तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर कम करना पड़ता है, क्योंकि स्टीम एयर में तो
ये अगर पानी से आपको वेपर बनाना है तो आप बॉईल करते हो ना, अगर रिवर्स करेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे। तो एक तो होगा डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो दूसरा प्रेशर को क्या करते हैं, उल्टा होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करके अगर कुछ हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, उल्टा होता है, मैंने तुम्हें बताया था। इंक्रीज इन प्रेशर मतलब अगर कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, या जैसे भी रिवर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम करके वो प्रोसेस हो रहा है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ऐसे भी है, गैस में जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के पास पास होते हैं, सॉलिड के और पास होते हैं। तो अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हमें पार्टिकल्स को पास पास लाना है। पार्टिकल्स को पास कैसे आएंगे, हम उनको प्रेशर देंगे तभी पास पास आएंगे ना पार्टिकल्स, तो एयर के, और जब पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। सो बच्चों, ये एयर हमने दी और एयर अंडर प्रेशर, यहां प्रेशर लगा दिया, ठीक है ना। अब ये इसमें से हॉट एयर गई और इसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये हॉट एयर गई। अब ये एक क्या है, ये स्पाइरल जैसा है ना, जिसमें लिखा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहां से कोल्ड वाटर इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, ऊपर से दिख रहा है आपको। एक में प्रेशर नीचे से फ्रीजिंग मतलब ठंडा पानी हम डाल रहे हैं, और ऊपर से यहां से निकल रहा है वाटर आउट। अब इस चैम्बर में तो एयर है, हॉट एयर आ गई, और इसके अंदर एक स्पाइरल ट्यूब है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है, तो क्या होगा, टेम्परेचर हॉट एयर का कम हो जाएगा ना, हॉट एयर का टेम्परेचर कम, हमको टेम्परेचर कम ही करना है ना। तो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, बहुत ठंडा पानी है, तो जो एयर हॉट एयर आ रही है अंदर, इसमें से जो अंदर आ रही है, यहाँ पे देखो ना, ये एयर आ रही है ना, हॉट एयर। सो ये जो एयर आ रही है ये क्या होगी, ये इसको टच करेगी ट्यूब को, स्पाइरल, इसको कहते हैं स्पाइरल शेप, जो ऐसे राउंड राउंड होता है ना, इसको बोलते हैं स्पाइरल। ये जो शेप होती है, ये है स्पाइरल ट्यूब, SPIRAL, स्पाइरल ट्यूब, ऐसे राउंड राउंड जो घूमती है। तो ये स्पाइरल ट्यूब के अंदर से जा रहा है कोल्ड वाटर, तो इसमें जो एयर टच होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ लिखा है आउट क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर आई और यहाँ से बाहर जा रही है, ऊपर जा रही है ना। ये यहाँ लिखा है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, मतलब अब जो एयर है वो क्या है, कोल्ड भी है, ठंडी भी हो गई, और कंप्रेस्ड भी है, क्योंकि यहाँ प्रेशर लगा हुआ है, यहाँ प्रेशर लगाया है, तो ये एयर होगी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। अब इसमें सेपरेटर लगा दिया, सेपरेटर क्या करेगा, सेपरेटर सेपरेट करेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई गैस, जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एयर में, हमने तो यहाँ मेनली देखा ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, पर थोड़ी बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना, पोल्यूशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई गैस बन के बाहर आ जाएगी, है ना। सीधा गैस से क्या बन जाएगी, वो सब्लाइम हो गया, सब्लिमेशन, सॉरी डिपोजिशन हो गया, एयर से क्या बन गई, ड्राई आइस बन गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ड्राई आइस का, तो ये ड्राई आइस बन गई, डिपोजिशन। अच्छा, फिर इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, क्या बचा इसमें, अब ये तीन बचे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। ये लिक्विड भी हो गई यहाँ पे, क्योंकि कंप्रेस्ड कोल्ड एयर है। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट देखो सबका क्या है, -183, -186, -196, सबका पास पास है, सबका बॉइलिंग पॉइंट पास पास है। तो इसमें से हम लिक्विड हम ले लेंगे और बाकी दोनों ऊपर से निकल जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये पहले बॉईल हो जाएंगे, ये गर्म ज्यादा होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोजन और आर्गन का, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन तो
बाकी दोनों ऊपर से निकल जाएंगे। ये दो आउटलेट है, नाइट्रोजन आउट आर्गन आउट। देखो नाइट्रोजन ऊपर है, सबसे ऊपर नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे नाइट्रोजन का सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ऊपर नाइट्रोजन, फिर उससे कम है आर्गन का -186, फिर आर्गन जाएगी यहाँ से, और ये तीसरे से सबसे नीचे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है -183, तो सबसे नीचे है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ इकट्ठी होगी। तो ऐसे जो है प्लांट लगाते हैं जिससे हम ऑक्सीजन बनती है। तो ये आपको थोड़ा सा आपकी बुक में है तो मैंने कहा बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग समझ नहीं आएगा कैसे है। तो इसमें हमने मेन है कि हम एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे अलग होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है एज ड्राई आइस, है ना। और क्या करते हैं हम इनको कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं एयर का। सो ओके बच्चों। अब बच्चों एक और है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का आप क्रिस्टल समझते हो ना, क्रिस्टल होते हैं किसी भी चीज के, लाइक चीनी है, चीनी के जो छोटे छोटे दाने वो भी बेसिकली क्रिस्टल ही है ना। शुगर है, शुगर के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, क्रिस्टल ही है वो। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी होता है। क्या होता है बच्चों, देखो हम जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट किस में मिलता है हमको, सॉल्ट समुद्र के पानी में होता है। समुद्र, और सॉल्ट तो समुद्र के पानी से ही इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर नमक होता है, तो पानी को इकट्ठा एक जगह पे वो एनक्लोज कर देते हैं। वहां पानी पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे इवेपोरेशन से वो पानी सूख जाता है। जो जहाँ पे सॉल्ट ये नमक बनता है ना, जहाँ नमक बनता है समुंदर के आसपास ही बनता है, क्योंकि समुंदर के पानी से ही होता है। तो समुंदर के पानी से होता है, तो क्या करते हैं वो पानी ओपन में, खुले में इकट्ठा कर लेते हैं, किसी बर्तन में नहीं, खुले में इकट्ठा कर लेते हैं, चारों तरफ उसको वो कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना निकले, रोक लेते हैं। अब पानी जैसे खेतों में पानी रोकते हैं ऐसे पानी रोक लेते हैं। फिर धीरे धीरे जब गर्मी पड़ती है सूरज की, तो इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन होगा, पानी उड़ता जाएगा भाप बन के, वेपर्स बन के। तो अब जो है नीचे क्या रह जाएगा, मेनली नमक रह जाएगा। पर वो नमक क्या होता है, वो नमक गंदा होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि समुद्र का पानी ही है, और समुद्र के पानी में तो कई और गंदगी भी होती है। तो पानी तो हमने इकट्ठा करके, उसको इकट्ठा करके पानी तो अपने आप सूरज की गर्मी से इवेपोरेट होकर खत्म हो गया। अब जो बचा नमक, वो गंदा नमक है, उसमें इम्प्योरिटीज है। सो वो इम्प्योरिटीज को हमको हटाना होता है। तो वो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए, लाइक यहाँ लिखा कॉपर सल्फेट या सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इज बेटर देन इवेपोरेट, मतलब उसको हम फर्दर, जो नमक बनता है, अब हम नमक का एग्जांपल कर रहे हैं, तो नमक को हम फर्दर इवेपोरेट, उसको हम वो नहीं करते हैं कि उसको और गर्म करेंगे, क्योंकि वो फिर उसमें क्या होता है, कई चीजें जल भी जाती हैं जो नमक है वो हीट करने से। तो फिर हम उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। ठीक है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि कैसी इंप्योरिटी जैसे सॉल्ट में होती हैं। ओके बच्चों, फिर एक और इंटरेस्टिंग आपकी बुक में है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। जो हमारे घरों में पानी सप्लाई होता है, नदी का पानी सप्लाई होता है, तो नदी का पानी ऐसे तो नहीं आ जाता ना। तो नदी का पानी कैसे आता है, नदी का पानी साफ होके आता है हमारे घरों में, ऐसे तो नहीं आता। तो वहां भी सफाई का जो हमने मेथड्स पढ़े हैं ऊपर अब तक, वही मेथड यूज होते हैं, कोई ना कोई मेथड उनमें से। तो ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर मतलब नदी है, मान लो रिजर्वायर, तालाब, पॉन्ड, जहां से पानी आ रहा है, लेक, रिवर, ये कोई रिजर्वायर है। यहां से पानी इकट्ठा हुआ, ये इस टैंक में चला गया। यहाँ ये पानी पड़ा पड़ा
सॉलिड जो है सेटल हो जाएंगे, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। जो उसके अंदर गंदगी है वो नीचे, मिट्टी है, कचरा है, कुछ नीचे सेटल हो जाएगा, और साफ पानी ऊपर से बाहर ले लेंगे इसमें। अच्छा, फिर इसमें फिर पड़ा रहेगा, इसमें फिर और जो बची खुची कचरा है वो भी नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंड हो जाए, इम्प्योरिटीज सस्पेंड हो जाएंगी। फिर ये इसमें आ जाएगा, ये एक बड़ा कंटेनर है ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें सफाई करने के जैसे आप लोगों के अगर किसी के घर में फिल्टर हो तो फिल्टर में भी ऐसे ही होता है। इसमें सबसे ऊपर देखो फाइन सैंड है, देखो लिखा हुआ है फाइन सैंड। फाइन सैंड के बाद है ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर के ग्रेवल जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर। फिर है कोर्स ग्रेवल, जो फिर उससे भी थोड़े बड़े पत्थर। तो इस तरह से रखते हैं। सबसे ऊपर सैंड, उल्टा नहीं करते हैं क्योंकि नहीं तो सैंड जो है पानी में आ जाएगी। तो सैंड सबसे ऊपर रखते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर बड़े बड़े पत्थर। अगर कोई सैंड है तो ऊपर रहेगी या इन पत्थरों में फंस जाएगी। तो फिर ये पानी है, ये वाटर है, ये वाटर लिखा है। तो इसमें से पानी साफ होके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और ये फिर जो है इसके अंदर क्लोरीनेशन कर देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस, उसमें बैक्टीरिया है तो वो किल हो जाए। तो इसको क्लोरीन से किल कर देते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीन इसके अंदर डालते हैं तो पानी में क्लोरीन डालने से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और पानी जो है घर आ जाता है, हमारे घर तक आ जाता है। अब हमारे जो घरों में जो प्लांट फिल्टर लगा होता है उसमें क्लोरीनेशन नहीं करते हैं। वहां क्या है, वहां पे एक अल्ट्रा वायलेट लैंप होता है, यूवी लैंप। जो हमारे घरों में जो लगा होता है उनमें एक होता है यूवी लैंप। यूवी लैंप क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लैंप। अल्ट्रा वायलेट की जो है जो लाइट होती है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो यहाँ क्लोरीनेशन की जगह पे घरों में जो लगाते हैं वो यूवी लैंप होता है उसके अंदर एक। तो यूवी लैंप में, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट लैंप। अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है ना, लैंप मतलब बल्ब होता है एक, जिसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, लाइट निकलती है, और ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया किल कर देती है। सो ये है बच्चों थोड़ा सा ब्रीफ में कि हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं फिल्टर्स, या जो हमको पानी सप्लाई होता है वो कैसे होता है, कैसे उसको साफ करते हैं। सो ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको ये थोड़ा सा, हमने जितने भी मेथड करे हैं सेपरेशन के, हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, मैंने थोड़ा सा ये टेबल बना दी है। तो ये टेबल आप जो है देख लेना। देखो, एक है मिक्सचर किस टाइप का और सेपरेशन मेथड क्या यूज करेंगे। तो टेबल दिखाई दे रही होगी आपको। अगर मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो हम हैंड पिकिंग या सीविंग या फिल्ट्रेशन, इसमें से किसी भी चीज से, मैंने आपको बता रखा है वही हम रिवाइज कर रहे हैं। हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है अगर हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कोई सोल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल, इंक में जो डाई होती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, या सी वाटर में सॉल्ट होता है। सी वाटर में जो सॉल्ट होता है तो उसमें सॉल्वेंट क्या है, पानी, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट। तो इवेपोरेशन से मैंने कहा ना, पानी इकट्ठा करते हैं तो धूप से अपने आप वो इवेपोरेट कर जाता है, तो वहां यूज होता है इवेपोरेशन। और क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ सॉल्ट को प्योर करने के लिए होता है, पहले तो इवेपोरेशन ही होता है वहां। ओके,
फिर है सेपरेशन, अगर आपके पास लाइट और हल्का और भारी पार्टिकल का मिक्सचर है, जैसे मिल्क के अंदर मैंने बताया था, है ना, मिल्क के अंदर फैट होता है, तो और अगर वो जो है फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता, जैसे चाय पत्ती है, चाय बनाते हो तो वो तो फिल्टर करने से अलग हो जाता है ना, फिल्ट्रेशन से अलग हो जाता है, पर अगर फिल्टर से नहीं होता, मतलब बहुत फाइन फाइन चीजें, पार्टिकल्स हैं उसके जो फिल्टर से अलग नहीं होते, तो हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने तो आपको बताया था, हम घर में बटर निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, है ना, और उसी तरह से मशीन्स भी होती हैं बड़ी बड़ी बटर अलग करने की, मिल्क मिल्क से उससे बटर निकालते हैं ना। फिर अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड में जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ऑयल और वाटर, तो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। अगर सॉल्ट और कैम्फर है, कैम्फर जो कि सीधा सब्लाइम हो जाता है, कैम्फर सीधा सॉलिड से वेपर्स में बदल जाता है, तो वहां हम सॉल्ट नहीं बदलता, कैम्फर बदलता है, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अगर डिफरेंट कलर है डाई में, या ड्रग है मिक्स है ब्लड के अंदर, तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, मैंने बताया हुआ है। अगर दो लिक्विड मिसिबल है, ये तो यहाँ पे देखो ये इमिसिबल लिक्विड थे, अब अगर मिसिबल है, दो लिक्विड मिक्स हो गए, तो हम क्या यूज कर, जो कि अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, जैसे या दो लिक्विड हो या गैस हो, जैसे एयर में है, एयर में तीन गैसेज हैं, तो उनको हम कैसे अलग करते हैं, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मैंने ये भी बताया था, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट दूर दूर होता है तो डिस्टिलेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट पास पास होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये क्रिस्टलाइजेशन आज बताया। सो बच्चों, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लोगे, देखने से समझना भी इजी रहेगा और याद करना भी आपको इजी रहेगा। तो ये तो हो गया बच्चों सेपरेशन की टेक्निक्स। अब है कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा। अब मैटर में क्या होता है, मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, किन किन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, किसी चीज का कोई मेटल है या कोई भी चीज है, मटेरियल है, उसका कलर कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, कितना रिजिड है, मतलब उसकी शेप नहीं बदल सकती, रिजिड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। उसकी प्रॉपर्टी, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, कोई हार्ड होती है चीज, कोई सॉफ्ट होती है, तो सारी चीजें किसमें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, जैसे ऑयल जो है जल जाता है, ऑयल बर्न हो जाता है ना, ऑयल दिए में हम डालते हैं कहीं तो ऑयल बर्न हो जाता है ना, और पानी जो है आग को बुझाता है। अच्छा एक चीज बताओ, बर्निंग ऑफ ऑयल इन एयर, अगर वैक्यूम होगा तो जलेगी कोई चीज, अगर कहीं वैक्यूम हो जाए, जलने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, तो हमेशा जलने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर किसी भी चीज को फायर, अगर कहीं आग, फायर को क्या चाहिए होती है, आग आग अगर हमें कहीं लगानी है तो फायर को क्या चाहिए, फायर को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको एयर से मिलती है, तो इसलिए लिखा है बर्निंग ऑफ ऑयल इन एयर, मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है तो ऑयल बर्न हो जाता है। अगर वैक्यूम होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो कोई भी कुछ भी चीज नहीं जलेगी। ओके, सो ये तो हो गया आपका। अब है बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, अब है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसी होती हैं। देखो हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये क्या होते हैं, ये सारी स्टेट्स, ये फिजिकल स्टेट्स हैं।
तो ये फिजिकल चेंज में आता है। तो चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब क्या है? दीज आर फिजिकल चेंजेस। ये फिजिकल। और फिर होती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, दूध से हम दही बनाते हैं, वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है, वहां वो केमिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज है क्योंकि केमिकल चेंज में आप उल्टा नहीं कर सकते। जैसे स्टेट चेंज है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर हम वापस भी कर सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड भी बन जाएगा, है ना। आप स्टीम, हम आपके पास पानी है या आपके पास आइस है, आइस को मेल्ट करोगे पानी बन जाएगा, पानी को बॉईल करोगे स्टीम बनेगा, स्टीम को वापस ठंडा करोगे पानी बन जाएगा, फिर फ्रीज कर दोगे आइस बन जाएगी, हो जाएगा ना रिवर्स। पर अगर आपने दूध से दही बना दी तो आप दही से दूध वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो ये केमिकल चेंज होती है या केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, सो आपको सिंपली मतलब ये पता होना चाहिए क्या चीज फिजिकल किसको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल चेंज कौन सी है, केमिकल चेंज कौन सी है ना। फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बच्चों हमारे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। कैसे? कंपाउंड क्या होता है? जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है वो कंपाउंड होता है। और इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। आयरन, आयरन क्या है? आयरन क्या है? एलिमेंट है। पर आयरन में जब रस्ट लग जाता है, आयरन में जब रस्ट लग जाता है, पड़ा पड़ा आयरन, वो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। तो रस्ट आयरन से वापस आयरन नहीं कर सकते, वो तो रस्ट लग गया, लग गया। तो वो केमिकल चेंज भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, उनका कैसा है उस पर हम डिपेंड करता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी हमको जो नोन है 100 एलिमेंट्स हैं जो नोन है, आयरन, कोबाल्ट, जितने भी ये सब होते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। लिक्विड भी है, गैस भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। एट प्रेजेंट 100 है, इनमें से बच्चों 92 तो नेचुरल होते हैं। नेचुरल मीन्स नेचर ने दिया हमको, चाहे जमीन के अंदर मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे। 92 नेचुरल है और 8 जो है मैन मेड है, इंसान ने बनाया है बाद में। आगे तो टोटल है 100। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो और आप डिटेल में पढ़ोगे। तो फिर बच्चों एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। तो उन्होंने कैसे क्या कहा था? डिफाइंड एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, वो किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केम, मतलब उनको हम आगे नहीं तोड़ सकते, उनको सिंपलर सब्सटेंस में आगे नहीं तोड़ सकते। आयरन, आयरन को तोड़ के क्या मिलेगा आपको? आयरन ही मिलेगा ना। आयरन के टुकड़े करते रहो, आयरन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है उसको तोड़ने से कुछ और मिल जाएगा। तो और एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। एक मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल। अब हम देखते हैं मेटल, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो ये भी टेबल में मैंने कर दिया आपका। मेटल एंड नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये या तो कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी या सारी मिलेंगी, जरूरी नहीं है सब मिले, पर मेटल और नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है इनकी? मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक दूसरे से उल्टी होती है। कैसे? मेटल लस्टर करता है, शाइन करता है, नॉन मेटल लस्टर नहीं करता। मेटल का कलर जनरली सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो होता है। नॉन मेटल का कोई भी कलर हो सकता है, वैरायटी ऑफ कलर्स। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उल्टे हैं। मेटल जो है डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब उसके हम पतली पतली तारें बना सकते हैं, उसको
मेल्ट करके या खींच के उसको इनटू वायर्स बना सकते हैं मेटल की। होता है ना, कॉपर की वायर होती है ना, एल्युमिनियम की वायर होती है, आगे एग्जांपल आएंगे। मेटल की हम शीट्स बना सकते हैं, आयरन की शीट बनती है, एल्युमिनियम की शीट बनती है। तो मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, और नॉन मेटल्स को नहीं बना सकते। मेटल सोनरस होते हैं, सोनरस मींस जैसे जो घंटी होती है मंदिर में, वो सोनरस है, उसको हम बजाते हैं ना, हिला के हिट करते हैं। तो स्कूल की में पहले जमाने में वो होती थी, अभी भी होती हैं घंटी, है ना। सो उसको हम हिट करते हैं हैमर से, तो बेल साउंड सुनाई देती है। सो सोनरस मींस मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब हैमर से हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड देते हैं। नॉन मेटल्स नहीं देते साउंड। तो इसका मतलब है तुम्हारे स्कूल में या मंदिर में जो बेल है वो क्या होती है, वो मेटल की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती। अब मेटल के थोड़े से एग्जांपल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सब मेटल है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट मरकरी के बारे में। मरकरी एक ऐसा मेटल है, इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये सारे तो देखो, ये सारे क्या है, ये तो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, ये तो सॉलिड है ना एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन जो हमारे घर का टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 20 से लेके 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या 10 से लेके, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है घरों में, गर्मी सर्दियों में। सो इसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो मेटल क्या है, मेटल सॉलिड होते हैं, पर एक मरकरी एक ऐसा है जो कि मेटल भी है पर लिक्विड भी है एट रूम टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी ऐसा एक आ सकता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। सो योर आंसर विल बी मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मेटलॉइड्स जो होते हैं ना बच्चों, तीसरा मेटल, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की होती है। मेटलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है, बीच का होता है। तो मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जांपल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, जिस आगे आप जब बड़ी क्लास में जाओगे पढ़ोगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती हैं उनमें जो चिप्स, नाम सुना होगा, चिप लगा हुआ है भाई इसके अंदर, आईसी लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सब इनके बनते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के। ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी होती है कुछ जो ना मेटल में होती है ना नॉन मेटल में होती है, बीच के होते हैं, और इनका यूज कहाँ किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ओके। तो बच्चों अब है एक मिक्सचर होता है कंपाउंड, मैंने बोला जो मेटल है, मेटल इंडिविजुअल आयरन है, पर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मिक्स। अब आपको समझना है कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है ना। मिक्सचर भी दो चीजों से मिलकर बनता है, कंपाउंड भी दो चीजों से मिलकर बनता है। फिर फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क होता है। कैसे, एलिमेंट्स जो होते हैं और कंपाउंड जस्ट मिक्स हो, सिंपली मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, वो सिंपल मिक्स हो गया, उससे कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। पर जब कंपाउंड बनता है तो वो मिक्स होके एक नई चीज बना देते हैं, एक नई चीज बना देते हैं। कैसे, आयरन है, आयरन में जंग लग गया, वो क्या बन गया, रस्टेड आयरन, आयरन सल्फाइड बन गया, है ना। दो चीजें मिलके, कोई सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देते हैं, अगर आपके पास आपने पढ़ा हो, सोडियम Na से लिखते हैं और क्लोरीन Cl से लिखते हैं, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं ना। तो ये तो दो एलिमेंट है,
और मिलके बना दिया इसने सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। पर ये मिक्सचर नहीं है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जब केमिकल रिएक्शन से कोई चीज बनती है तो वो कंपाउंड होती है। जब सिंपली मिक्स हो जाते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। दो चीजों को मिला दिया, मिक्सचर बन गया। पर अगर दो चीजों में रिएक्शन कर दिया हमने किसी, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर का कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, मतलब कितना भी नमक में पानी, सॉरी कितने पानी में कितना भी नमक मिला दो, मिक्सचर में कम मिलाओ ज्यादा मिलाओ, वो कोई, अगर आपका रिएक्शन होना है तो वो कंपोजिशन फिक्स होती है। तो द कंपोजिशन ऑफ द ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड में जो कंपोजिशन आगे पढ़ोगे आप, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको, मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो होती है, जो उसका जो अपने चीजें हैं, वही जैसे सैंड में आपने पानी में, सॉरी सैंड है आपके पास और उसमें आयरन के पतले पतले पीस डाल दिए, उनमें कोई रिएक्शन तो नहीं होगा ना। सैंड की प्रॉपर्टी भी रहेगी, उसमें आयरन की भी रहेगी। पर अगर वो कोई नई सब्सटेंस बन गया तो उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मिक्सचर कंपाउंड में क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस जो बन गया कंपाउंड, उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। मिक्सचर में प्रॉपर्टी वही रहेगी जो उसके ओरिजिनल चीजों की है, जिससे मिला के मिक्सचर बना है। तो मिक्सचर के जो वो है कंपोनेंट्स हैं जिससे मिक्सचर बना है, उनको हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, हीट करके, इवेपोरेट करके, है ना, सेडिमेंटेशन करके और डिस्टिलेशन करके, या सेडिमेंट कुछ भी करके हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। पर कंपाउंड के हम जो है, हम सिंपली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जब सोडियम क्लोराइड है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते सोडियम अलग हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेसिकली? NaCl क्या होता है? इसको कहते हैं सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है, जो नमक हम खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है ना। अब वो सोडियम क्लोराइड को वैसे तो क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन तो गैस है, क्लोरीन तो गैस है। तो क्लोरीन और सोडियम मिलके, ये मेटल है, सोडियम ये मेटल है, और ये मेटल और गैस मिलके क्या बना देते हैं? सॉल्ट देते हैं, है ना। तो अब सॉल्ट में से गैस थोड़ा निकलती है अलग से, क्लोरीन निकलेगी नहीं निकलेगी। तो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये अलग कैसे होंगे? सिंपली फिजिकल मेथड से नहीं होंगे, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा उसमें, तभी वो अलग होंगे, अदरवाइज वो अलग नहीं होंगे। ठीक है बच्चों? सो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ब्रीफ में याद करनी है, और बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाना, पर पता होना चाहिए आपको मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। अच्छा बच्चों, अब ये जो है थोड़ा सा रिवीजन है कि जो हमने पढ़ा अब तक, उसका दोबारा आपकी बुक में है। तो मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर कैसा हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। फिर मैटर के बाद है नीचे प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, मतलब कोई दो चीजें मिलके बन गया तो मिक्सचर हो गया। अलग से है तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया, हमने पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड में हो सकता है। और मिक्सचर कैसा हो सकता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, ये भी हमने पढ़ा था। एलिमेंट को हम नहीं ब्रोक कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड है फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एलिमेंट के दे दिए, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, इसका वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। ऐसी होमोजीनियस मिक्सचर दो चीजों का मिला हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी एग्जाम्पल हमने किए। सो ये बच्चों हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स का आपकी एक्सरसाइज करेंगे, और अगर अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे बाद में लिख के पूछ लेना, ठीक है?
Okay then बच्चों, thank you. Thank you, sir. Have a nice day.